हेलो स्टूडेंट्स, अब अपनी नेक्स्ट फार्मा क्लास में जैसा कि मैंने पिछले में बताया था कि अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सके। उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे उनकी बात करते हैं और उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसा हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन में किया था, फार्माकोकाइनेटिक्स इज यानी फार्माकोकाइनेटिक्स आप किसे बोलते हैं। और जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि काइनेटिक्स का मतलब मैंने बोला था मोमेंट, और मोमेंट किस क्या क्या होगी, ADME, यानी जहाँ ये चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको वो आपका आंसर होगा या उनमें से कोई। तो देखिए पहला ऑप्शन, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। बायोलॉजिकल थेरापेटिक इफेक्ट यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायनेमिक्स होती है। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देखो ADME चारों आ गए ना, ADME, तो यानी हमारा आंसर हो गया ये सेकंड, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायनेमिक्स होती है। स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ये ड्रग डिस्कवरी का पार्ट है, क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्ट है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब मोमेंट, मोमेंट में आप ADME यानी A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सिंपल ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा हुआ है, आपकी कंपटीशन बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बी। सेकेंड देखिए, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। ये क्वेश्चन का दूसरा तरीका जो पिछली एक बार रेलवे के एग्जाम में आया था कि आप फार्माकोकाइनेटिक्स किसे मानेंगे। देखिए बच्चों, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग वही मैकेनिज्म है, अनवांटेड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट हमें मतलब ही नहीं है इससे, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इन चारों में से क्या आ गया, डी यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ऑर्गेनिज्म। यानी व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, इनमें से फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करने वाला पैरामीटर डी है हमारा, ठीक है। व्हाट डज द टर्म बायोबिलिटी, बायो प्लस एविल प्लस एबिलिटी, यानी जब हमने ये टॉपिक किया था तो मैंने कहा था कि बायोलॉजिकली किसी ड्रग की ब्लड में प्रेजेंस ही आपकी बायोबिलिटी कहलाती है। अब ऐसा कोई डेफिनेशन आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है। परमिएबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपका जो BBB है उसको क्रॉस करके कोई ड्रग अंदर जाती है तो वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बायोबिलिटी से कोई मतलब नहीं है उसका। फ्रैक्शन ऑफ, इसको देखिए ढंग से, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन, यही हमारी बायोबिलिटी है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि ड्रग का वो अमाउंट जो बिना किसी परिवर्तन के आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाए, चाहे वो किसी भी रूट से दिया हो, वो ड्रग की बायोबिलिटी कहलाती है। तो हमारा आंसर होगा सी। और ये क्या है, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज, ये जो क्लियरेंस है, जो ड्रग हमारी बाहर आ रही है उसकी बात कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, यानी फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म इन एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो आप ओरल दें चाहे वो आप IV दें। देखिए पहले भी मैंने क्लास में आपको बोला था कि अगर IV देते हैं तो डायरेक्ट ड्रग ब्लड में आती है, और ओरल देते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन को फॉलो करते हुए ब्लड में आती है, और वहीं आपकी ड्रग की बायोबिलिटी कहलाती है। ध्यान रखें बायोबिलिटी में ये वर्ड रहेगा अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड है यहाँ पे, यानी बिना चेंज्ड किए हुए। जैसे आपने ड्रग दी है उसी अमाउंट में, उसी फॉर्म में वो ड्रग आपके ब्लड में पहुँचती है, और जो अमाउंट पहुँचता है वो ड्रग की बायोबिलिटी कहलाती है। और 100% बायोबिलिटी पहले भी मैंने बताया है कि आपकी IV रूट से होती है 100% बायोबिलिटी, IV रूट है 100% बायोबिलिटी, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हमारा होगा सी। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखा है मेटाबॉलिज्म, इंक्लूड द फॉलोइंग। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही मेटाबॉलिज्म होती है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं। पेपर में केवल बायो ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज किया है। वो क्यों किया है,
क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ते हैं तो मैंने उसमें बताया था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एल्ट्रेशन द फॉर्म ऑफ ए ड्रग इन ए लिविंग सिस्टम, यानी किसी ड्रग का अवस्था परिवर्तित करना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और उसको हम बोल सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बायोलॉजिकली किसी ड्रग का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। और वो ढूंढिए आप कहाँ मिलता है। पहला, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए फैट टिश्यू, नहीं ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू, नहीं ये टिश्यू का स्टोरेज, ड्रग का टिश्यू में स्टोरेज है। कैसे लिखा ना, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए टिश्यू, यानी कोई ड्रग किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जमा हो जाए, जैसे लीवर में आपकी क्लोरोक्विन जमा होती है, जैसे आपके रेटिना में क्लोरोक्विन जमा होती है। तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं है। अब है प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल एल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। मैंने क्या वर्ड बोला था शुरू में, एल्ट्रेशन, और एल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ हमें इससे रिलेटेड वर्ड मिल गया एल्ट्रेशन, हमारा आंसर डी है। यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल, फिजिकली चाहे केमिकली या बायोकेमिकली किसी ड्रग का बॉडी के अंदर अपनी अवस्था को परिवर्तन करना ही ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चौथे का आंसर हमारा हुआ डी। नंबर 5 कंजुगेशन। देखिए आप सोच रहे हैं ये क्वेश्चन, ये कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी भी नहीं पढ़ते हैं तो हमने जनरल साइंस पढ़ी है। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, इसलिए मैंने रेलवे से क्वेश्चन लिया है कि कंजुगेशन इज, कंजुगेशन का मतलब क्या है। अब देखिए कंजुगेशन का मतलब सिंपली हमारा किसी के साथ कंजुगेट होना यानी जुड़ना होता है, और ये कंजुगेशन होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म में। किस में होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म में। देखिए जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म हम करते हैं तो उसके दो तरीके से मेटाबॉलिज्म की जाती है ड्रग की, एक तो फेज 1 में और एक फेज 2 में। जो फेज 1 होती है वो नॉन सिंथेटिक होती है और ये होती है कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब कि कोई ड्रग अगर इस प्रोसेस से मेटाबोलाइज नहीं होती है तो इसे हम कंजुगेट यानी ड्रग प्लस एंडोजीनस सबस्ट्रेट, यानी किसी एंडोजीनस सबस्ट्रेट के साथ जोड़ के और फिर मेटाबोलाइज करवाते हैं तो उसे कंजुगेशन बोला जाता है। देखिए इनमें से देखिए, प्रोसेस ऑफ ड्रग रिडक्शन बाय स्पेशल एंजाइम, ना प्रोसेस ऑफ ड्रग ऑक्सीडेशन बाय स्पेशल ऑक्सीडेज। ड्रग ऑक्सीडेशन ये आएगा फर्स्ट में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका पार्ट है? नॉन सिंथेटिक का। कपलिंग ऑफ ए ड्रग विद एन एंडोजीनस, देखो वर्ड मिल गया ना, एंडोजीनस सबस्ट्रेट, और मैंने क्या लिखा? एंडोजीनस सबस्ट्रेट, यानी इसका आंसर आपके पास सी है। कपलिंग ऑफ ए ड्रग विद एन एंडोजीनस सबस्ट्रेट, कपलिंग हो रही है ना, एक तो ड्रग और इसके साथ जुड़ गई, दोनों जब जुड़ते हैं तो वो कपल कहलाता है, और कपलिंग यानी कंजुगेशन। तो कपलिंग ऑफ ए ड्रग विद एन एंडोजीनस सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कंजुगेशन। इट इज ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का एक प्रकार होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, पैरासीटामोल। देखिए कैसे होगा, हमने क्या बोला? कपलिंग ऑफ ए ड्रग विद एन एंडोजीनस, तो ड्रग क्या है हमारे पास? पैरासीटामोल। एंडोजीनस सबस्ट्रेट क्या होगा? ग्लूटाथायोन। यानी अगर आपको पैरासीटामोल को मेटाबोलाइज करवाना है तो आपके लीवर में इसकी मात्रा होनी चाहिए ग्लूटाथायोन की, इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद कंजुगेट होगा, और कंजुगेट होने के बाद मेटाबोलाइट बनाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ ये एंडोजीनस सबस्ट्रेट होता है ग्लूटाथायोन। इसीलिए बच्चों जब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग होती है तो हम उस पेशेंट को एन एसिटाइल सिस्टीन स्पेसिफिक एंटीडोट के रूप में देते हैं। वो एन एसिटाइल सिस्टीन इस ग्लूटाथायोन के लेवल को मेंटेन करता है ताकि जितनी पैरासीटामोल आपने ज़्यादा ली है वो इसके साथ जुड़कर मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर निकल जाए और आपके लीवर का डैमेज ना हो, हिपेटिक नेक्रोसिस ना हो। इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म पैरासीटामोल की कंजुगेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा कपलिंग ऑफ ए ड्रग विद एन एंडोजिनस सबस्ट्रेट। सोल्यूबलाइजेशन इन लिपिड ये इसका पार्ट नहीं होता है। 6th क्वेश्चन,
अभी तक काइनेटिक्स की बात हुई थी हमारी, अब बात है डायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा जी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, जहां एक्सेप्ट आ जाता है यह आपको एग्जाम में बहुत कम दिखता है। नर्सिंग या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमें एक तो एक्सेप्ट वर्ड और बीच में आया हुआ नोट वर्ड दिखाई नहीं देता है। होता तो वही है वो, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में रहते हैं ना, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को ढंग से पढ़े। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, बस इतना ही पढ़ोगे तुम तो भाई, फार्माकोडायनेमिक्स देख लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट देख लो, वही आंसर होगा। लेकिन बेटा जी आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो एक्सेप्ट में देखिए आप पहले, बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, बिल्कुल डायनामिक्स होती है। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यहाँ बात अटक गई। उसने एक्सेप्ट पूछा है ना, तो काइनेटिक्स के पार्ट होते हैं दोनों के दोनों, एब्जॉर्प्शन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो एक्सेप्ट इनसे अलग। तीसरा देखो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये भी फार्माकोडायनेमिक्स होती है। ड्रग इंटरैक्शन, ये भी फार्माकोडायनेमिक्स होती है। तो पहला डायनेमिक्स में इंक्लूड है, दूसरा डायनेमिक्स में इंक्लूड है, और ये भी डायनेमिक्स में। एक्सेप्शन कौन है? ये वाला। तो एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर होगा एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग, क्योंकि ये डायनेमिक्स के नहीं काइनेटिक्स के पार्ट होते हैं बेटा जी। ठीक है, 6 क्वेश्चन के बाद नंबर 7। अब आया आपका क्वेश्चन, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं है, आपके डायनेमिक्स की डेफिनेशन सर्च करो यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बिल्कुल ये है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, नहीं, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और मेटाबॉलिज्म इज द पार्ट ऑफ काइनेटिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन भी पार्ट है काइनेटिक्स का। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, एक्सक्रीशन भी पार्ट है काइनेटिक्स का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अगर यहाँ पे इसकी जगह एडवर्स इफेक्ट आते तो भी हमारा आंसर यही रहता, यानी ए ही होता, या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो या एडवर्स इफेक्ट हो। ठीक है, ये डायनेमिक्स का सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट टर्म, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप। बेटा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। डेज और वीक्स पूछे हैं इसने। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप, यानी ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें ड्रग को आप कई दिनों या सप्ताह तक लेते रहते हैं और लेने के बाद उस ड्रग का रेस्पॉन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है। जैसे रेस्पॉन्स 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा, और फिर उसका रेस्पॉन्स कम होने लग जाएगा, तो आपको उस ड्रग की डोज को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शंस नहीं बोलते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी नहीं बोलते हैं, टॉलरेंस, बिल्कुल ये टॉलरेंस ही बोलेंगे इसे। टॉलरेंस डेवलप होना ही ये इफेक्ट कहलाता है। जब कोई पेशेंट किसी ड्रग को लंबे समय तक और दिनों तक यूज करता है, बार बार यूज करता है, और लेने की वजह से उसमें ड्रग का रेस्पॉन्स कम होने लग जाता है, उसे ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ती है, तो उस टर्म को कहा जाता है टॉलरेंस। और इसी टॉलरेंस का पार्ट होता है टेकाफाइलेक्सिस, यानी जब टॉलरेंस दिनों के बजाय बहुत जल्दी इमीडिएट डेवलप होती है तो उसे हम टेकाफाइलेक्सिस बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको, तो इसका आंसर मिलेगा टॉलरेंस। अब देखिए, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स। बहुत जल्दी, यहाँ मिनट्स नहीं, जल्दी बोल सकते हैं हम, सबसे जल्दी डेवलप होगा। ऑप्शन वही के वही है, लेकिन आंसर अब की बार होगा टेकाफाइलेक्सिस। जैसा मैंने बोला था कि टॉलरेंस का टाइप होता है टेकाफाइलेक्सिस, वो दिनों में डेवलप होती है, बहुत धीरे डेवलप होती है। ये जल्दी यानी इमीडिएट डेवलप होने वाली टॉलरेंस को हम टेकाफाइलेक्सिस यानी टेकीफाइलेक्सिस बोल सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन जनरली हम मानेंगे, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज कॉल्ड टेकीफाइलेक्सिस। अभी एम्स में क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में ये टेकीफाइलेक्सिस का, और कई बार आता है ये। फिर से ये टेकीफाइलेक्सिस दोबारा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन टू सिमिलर टाइप्स ऑफ ड्रग। नहीं, ये रहा वेरी रैपिडली डेवलप, यानी जैसे मैंने वर्ड बोले हैं वैसे ही आपके ऑप्शन में आए हुए हैं। ये मैंने तीनों क्यों क्वेश्चन सेम से लिए, ये तीनों के तीनों इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आए हुए बेटा जी। आप सोच रहे हो कि सर ने कॉपी किया है, जो भी है, लेकिन ये तीनों तरीके के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। टेकाफाइलेक्सिस की डेफिनेशन पूछी हुई है,
डेफिनेशन देके टेकाफाइलेक्सिस पूछा हुआ है, टॉलरेंस की डेफिनेशन देके टॉलरेंस पूछा हुआ है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो पुराने पेपरों में आए हैं हमारे यूनिट वाइज। तो ये दूसरा आंसर, वेरी रैपिड डेवलप टॉलरेंस, डिक्रीज रेस्पॉन्सिव टू ए डिग्री टेकिंग डे और वीक। बेटा जी ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होंगे बी और सी में। ये टॉलरेंस का टाइप है, लेकिन टॉलरेंस तो ये डेफिनेशन है, रैपिड टॉलरेंस ही टेकाफाइलेक्सिस कहलाती है, इसलिए आंसर बी होगा, सी कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाट फिनोमेना कैन अकर इन केस ऑफ यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए ड्रग। कॉम्बिनेशन ऑफ ए ड्रग, जब 2 ड्रगों को एक साथ करते हैं, जैसे आप लोग लेते हैं ना पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन साथ लेते हैं, कॉम्बीफ्लाम के नाम से ब्रांड आता है, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है। मैं बच्चों आपको इसका मतलब समझता हूँ, आंसर आपके पास मिल जाएगा। मैंने कहा कि किसी पेशेंट ने पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन को कंबाइंड करके ले लिया। अब कंबाइंड करने से क्या फ़ायदा हुआ, उन दोनों ड्रगों को पीसीएम करेगी एंटीपायरेटिक, आइबुप्रोफेन करेगी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, दोनों को मिला के ले लिया तो एक्टिविटी हो गई एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी उनका इफेक्ट जो है वो बढ़ गया। और जब 2 को मिलाने से इफेक्ट बढ़ता है तो बढ़े हुए इफेक्ट को हम सिनर्जिज्म बोलते हैं, और सिनर्जिज्म यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है आपके पास, तो आपका वो आंसर है, और वो आंसर आपका नंबर 4 है, डी। सिनर्जिज्म या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ही कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कहलाता है। ठीक है, टॉलरेंस अभी हमने बोला था, डेवलपमेंट डिक्रीज द रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, यूज डेज और वीक, टेकाफाइलेक्सिस रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, एक्यूमुलेशन किसी ड्रग का टिश्यू में जमा होना, और सिनर्जिज्म जब 2 या 2 से अधिक ड्रग एक साथ दी जाती हैं तो बढ़े हुए रेस्पॉन्स को हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। बेटा जी अगर उल्टा पूछ ले, सिनर्जिज्म की जगह यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या लगा के दे दे, एंटागोनिज्म, तो ये इसके विपरीत होता है, ये बढ़ा हुआ रेस्पॉन्स दिखाता है और ये घटा हुआ रेस्पॉन्स दिखाता है तो ये भी कॉम्बिनेशन 2 ड्रगों का ही, लेकिन ये डिक्रीज रेस्पॉन्स है और ये इंक्रीज रेस्पॉन्स है। यहाँ पे आएगा एंटागोनिज्म में, जब किसी ने कोई पॉइजन ले लिया हो और पॉइजन की ड्रग होती है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं, तो वो यूनिवर्सल एंटीडोट इस पॉइजन के प्रभाव को खत्म कर देती है, तो वो कहलाता है एंटागोनिज्म। और सिनर्जिज्म बढ़ा हुआ प्रभाव, यहाँ कॉम्बिनेशन में से वर्ड है सिनर्जिज्म, तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपने पढ़ा ही है, ओबीजी में पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है हमारे सिंपली, ए टेरेटोजेनिक एक्शन इज। बेटा जी नर्सिंग वालों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो खुश हो जाते हैं। टेरेटोजेनिक इफेक्ट आप अच्छे से ओबीजी में पढ़ते हैं, इनमें से डेफिनेशन निकालनी है आपको टेरेटोजेनेसिस की। पहला, टॉक्सिक एक्शन ऑन द लीवर, नहीं, हिपेटोटॉक्सिटी कहलाती है वो। नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कोजिंग फेटल मालफॉर्मेशन, बिल्कुल। टेरेटोजेनिक इफेक्ट वो होते हैं जो अनवांटेड एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द फीटस, अगर कोई ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है मदर को और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में चली जाती है और उसमें अनवांटेड इफेक्ट दिखाती है, नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है, दैट कॉल्ड द टेरेटोजेनेसिस और टेरेटोजेनिक एक्शन। उसके एग्जाम्पल हमने इंट्रोडक्शन में किए थे, जैसे फिनिटोइन हाइडेंटोइन सिंड्रोम करती है, थैलिडोमाइड फेकोमेलिया करती है, विटामिन ए कैंसर करता है। तीसरा है टॉक्सिक एक्शन ऑन ब्लड सिस्टम, नहीं ये भी नहीं होगा। टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनी यानी नेफ्रोटॉक्सिटी भी नहीं होगा। आंसर है हमारा बी, नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कोजिंग फेटल मालफॉर्मेशन। नंबर 3, इडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन ऑफ ए ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 साल से या 3 साल से कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज इडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन ऑफ ए ड्रग। इसको आप इडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन के साथ साथ इडियोसाइनक्रेटिक एडवर्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और जैसा मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में करवाया था कि इडियोसाइनक्रेटिक आती है, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, जेनेटिक। अब इसमें से ऑप्शन में जेनेटिक वर्ड ढूंढ लो आप, वो आपका आंसर है। हमें मिला कहीं जेनेटिक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन ऑफ ए ड्रग, बस यही हमारा आंसर है। इडियोसाइनक्रेसी का मतलब होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन या जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, उसी को हम इडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन बोलते हैं। पहला देखिए, ए टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है,
क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 1, 2, 3, 4, जिसकी बात हम एनाफाइलेटिक में करते हैं। ए टाइप ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म, ड्रग एंटागोनिज्म नहीं होता है, वो मैंने बताया था अभी आपको। जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन, बिल्कुल यही आंसर है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, किसी पेशेंट को आपने सल्फोनामाइड दी है और उसको हेमोलाइटिक एनीमिया है, तो उसमें G6PD की कमी और ज़्यादा हो जाएगी और उसको हेमोलाइटिक एनीमिया की सीवियर कंडीशन आ जाएगी। तो क्या कि नर्स उस पेशेंट को एडवाइस देगी कि आप सल्फोनामाइड्स ना लें, नहीं तो आपको G6PD की डेफिशिएंसी से हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि हेमोलाइटिक एनीमिया जेनेटिकली चलता है, और जेनेटिकली चलता है तो वो इडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन है। नंबर 4, क्वांटिटेटिवली एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्सेज नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं हो, कोई लेस इसका रिलेटेड ही नहीं है इसका। नंबर C जो है 13 का आंसर होगा जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स रिएक्शन। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी लेटेस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। थेरापेटिक इंडेक्स, अभी लास्ट जो क्लास अपनी हुई थी फिनिटोइन की, उसमें भी मैंने इस वर्ड का नाम लिया था। TI में बार बार बोलता रहता हूँ। थेरापेटिक इंडेक्स इज डेफिनेशन सिंपली, और मैं क्या बोलता हूँ, थेरापेटिक इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ ए ड्रग। मेजरमेंट सेफ्टी ड्रग, यानी ड्रग की सेफ्टी का मेजरमेंट करने के लिए थेरापेटिक इंडेक्स यूज की जाती है। जितनी थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगी उतना ही उसका ड्रग का सेफ्टी मेजरमेंट ज़्यादा होगा। जितनी इंडेक्स कम होगी वो ड्रग सेफ नहीं होगी और नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसे TDM यानी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। देखिए, ए रेशियो यूज टू इवालुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ए ड्रग फॉर इंडिकेशंस। ठीक है, एक बार इसको रख लेते हैं। ए रेशियो यूज टू इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग, नहीं इफेक्टिवनेस तो उसका एक्शन हो गया। ए रेशियो यूज टू इवालुएट द बायोबिलिटी ऑफ ए ड्रग, नहीं काइनेटिक्स हो गई। ए रेशियो यूज टू इवालुएट द एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग, एक्सक्रीशन हो गया। ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि मैंने बोला था सेफ्टी मेजरमेंट। सेफ्टी कहाँ मिला हमें? फर्स्ट में। तो ए रेशियो यूज टू इवालुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ए ड्रग फॉर इंडिकेशन, यानी ड्रग की सेफ्टी इंडिकेशन के लिए आप जो वर्ड काम लेते हैं उसे आप थेरापेटिक इंडेक्स बोलते हैं। बेटा जी, मैं यहाँ कुछ बात करना चाहूँगा। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल ये करेंगे यहाँ पे हम। बेटा जी, पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग इन नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, यानी सेफ ड्रग नहीं होती है या जिनकी नर्स को TDM करना जरूरी होता है। उसका आंसर होगा पहला डिजोक्सिन, दूसरा लिथियम, तीसरा फिनिटोइन। ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिनकी थेरापेटिक और भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजोक्सिन, फिनिटोइन और लिथियम आर द नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। इन ड्रगों को देते हुए नर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जो जिम्मेदारी बढ़ती है वो हमने इंडिविजुअल ड्रग्स में की है। फिर भी बता देता हूँ, डिजोक्सिन देते हुए नर्स ध्यान रखेगी कि कहीं हार्ट रेट उसकी 60 से नीचे ना चली जाए। दूसरा, नर्स ध्यान रखेगी कि कहीं उसको कार्डिक अरिथमिया तो नहीं हो रहा है। कौन सा अरिथमिया? वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। ठीक है। फिनिटोइन देते हुए नर्स क्या ध्यान रखेगी? वही कि पेशेंट को कहीं अरिथमिया डेवलप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फिनिटोइन से डेथ होने का मेन कारण कार्डिक अरिथमिया ही है। और लिथियम के दौरान भी डेथ होने का मेन कारण क्या है? कार्डिक अरिथमिया। और लिथियम में ध्यान रखना है कि सोडियम लेवल मेंटेन है या नहीं है, क्योंकि सोडियम ही लिथियम के एक्सक्रिएशन को मेंटेन करता है। अगर सोडियम का लेवल कम होगा तो लिथियम बाहर नहीं आएगी, जिससे लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। बच्चों, क्वेश्चन आता है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी। एग्जाम्पल, आपका आंसर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम ही लिथियम के एक्सक्रीशन को इंडिकेट करता है। सोडियम होगा तो ही लिथियम बाहर आएगा। इसीलिए ये नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स का एग्जाम्पल है डिजोक्सिन, फिनिटोइन एंड लिथियम। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन में हमारा लास्ट टॉपिक यही था। ऑर्फन ड्रग्स का पहले मतलब समझिए। ऑर्फन ड्रग्स मैंने बोली थी, ड्रग्स दैट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। ऐसी ड्रगें
जो किसी रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए काम ली जाती हैं, तो बेटा जी ऑप्शन में आई हैं एजिथ्रोमाइसिन रेयर में नहीं, ये तो कॉमनली काम आती है। पेनिसिलिन भी रेयर में नहीं है, कॉमनली इन्फेक्शन में पहला एंटीबायोटिक यही था। पैरासीटामोल भी रेयर में नहीं, मोस्ट कॉमन है। बचा बी, सोडियम थायोसल्फेट आप कभी देखते हैं कि डेली कोई ले रहा है किसी भी कॉमन डिजीज में? नहीं। सोडियम थायोसल्फेट काम लिया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में। कहाँ काम लिया जाता है? साइनाइड पॉइजनिंग। और बच्चों साइनाइड पॉइजनिंग आप कोई डेली थोड़ी सुनते हो कि आज उसने साइनाइड खा लिया, आज वो साइनाइड से मर गया। कभी कभार कोई केस, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन साइनाइड का केस नहीं देख पाते हैं। बहुत रेयर होने वाली डिजीज है साइनाइड पॉइजनिंग, और उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो सोडियम थायोसल्फेट, यानी साइनाइड का एंटीडोट है सोडियम थायोसल्फेट। इसके सोडियम थायोसल्फेट की जगह ऑप्शन में दो ऑप्शन और आ सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट और अमाइल नाइट्राइट। ये भी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे ऑप्शन में आंसर बी है, यानी सोडियम थायोसल्फेट ऑर्फन ड्रग का एग्जाम्पल है। तो अब बेटा जी और कुछ एग्जाम्पल ऑर्फन ड्रग के मैं बता देता हूँ, हो सकता है इसके बजाय दूसरा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाए। सोडियम थायोसल्फेट की बजाय आपको डीजी बाइंड भी आंसर में मिल सकता है। डीजी बाइंड क्या काम आता है? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के लिए। जब डिजोक्सिन पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका स्पेसिफिक एंटीडोट होता है डीजी बाइंड, और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉमन नहीं है, कभी कभार कई पेशेंटों में डेवलप होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो काम आती है वो डिजोक्सिन के ट्रीटमेंट में काम आने वाली डीजी बाइंड ड्रग होती है। तो डीजी बाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग। एक और करते हैं, फोमीपिजोल। बेटा जी फोमीपिजोल से बोला था मैंने, पी है, पी आता है, पिया जाता है एल्कोहल को। एल्कोहल पॉइजनिंग अगर किसी को हो रही है, कौन सा एल्कोहल? मिथेनॉल पॉइजनिंग। किसी को मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गई है, जहरीली शराब की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसका स्पेसिफिक एंटीडोट होता है फोमीपिजोल। और मिथेनॉल पॉइजनिंग यानी कच्ची शराब, जहरीली शराब की पॉइजनिंग कभी कभार आप साल में 1-2 बार सुनते हैं, हमेशा थोड़ी आता है कि भाई डेली आज कोई जहरीली शराब से पेशेंट बीमार हो रहा है। कभी कभार आप सुनते हैं कि किसी ने कच्ची जहरीली शराब पी ली है जिससे पॉइजनिंग हो गई है, यानी मिथेनॉल पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है फोमीपिजोल। ये फोमीपिजोल भी एग्जाम्पल है ऑर्फन ड्रग का। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल आपके थे कुछ ऑर्फन ड्रग्स के। यहाँ हमारा एग्जाम्पल है बी, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट गिवन विद। आई थिंक हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो, लेकिन जनरली जब हम ये क्वेश्चन आते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन टीबी के पेशेंट के लिए आया होगा। तो टीबी का नाम सुनते ही आपको आंसर मिल गया होगा। टीबी की जो ड्रग है वो इसका आंसर हो सकती है, लेकिन यहाँ टीबी की 3 ड्रग टीबी की प्रेजेंट है, तो 3 ड्रगों में से आपको कन्फ्यूज़न होगा बिल्कुल। ये तो मैंने बोल दिया कि ये कंडीशन आनी चाहिए टीबी के पेशेंट में, फीमेल में। तो यहाँ टीबी की ड्रगें 3 है, तीनों में से आपका आंसर क्या होगा वो देखिए, आपने अभी बताता हूँ। मैंने कहा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट गिवन विद। स्टेप्टोमाइसिन के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। रिफाम्पिसिन के साथ में नहीं दे सकते आप। पेनिसिलिन के साथ दे सकते हैं, इथाम्बुटोल के साथ दे सकते हैं। रिफाम्पिसिन के साथ क्यों नहीं देते? सुनो बच्चों इसका रेशनल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, फिर भी पूछ सकता है। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपके ओबीजी में पूछ ले, कम्युनिटी में पूछ ले, कहीं भी पूछ सकता है, आंसर सब जगह सेम ही रहेगा। मैंने कहा रिफाम्पिसिन के साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते हैं? सुनो, ये जो रिफाम्पिसिन ड्रग होती है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको टीबी हो रखा है, तो उसको प्रेगनेंसी के लिए मना किया जाता है, तो वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव लेगी, और वो ड्रग जो कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है वो ओरल ले रही है, और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब लेगी और उस पेशेंट के टीबी के ट्रीटमेंट में रिफाम्पिसिन चलेगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, तो चलेगी वो तो ज़रूर है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। तो रिफाम्पिसिन दे दी, साथ में उसने क्या ले लिया? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बेटा जी ये रिफाम्पिसिन जो है इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ गई, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब ड्रग की फॉर्म चेंज हो गई, तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से
बाहर निकल जाएगी। इसको अपना काम जो करना है कॉन्ट्रासेप्शन वो नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाएंगे। इसीलिए रिफाम्पिसिन के साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि रिफाम्पिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, जिससे ये ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, अपना काम नहीं कर पाती है और ये फेल हो जाते हैं। तो नर्स को सलाह दी जाती है कि नर्स उस पेशेंट को बताए कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की डोज को बढ़ा लें। भाई फेल हो रहा है इसका मतलब क्यों? क्योंकि एक्शन के लिए आपके पास डोज नहीं बच रही है, तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की डोज को बढ़ा लें। क्योंकि रिफाम्पिसिन बंद कैसे कर सकते हैं? वो टीबी है उसको, मेनली टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो रिफाम्पिसिन बंद ही नहीं कर सकते। तो इसका क्या आपके पास अल्टरनेट सजेशन है कि वो नर्स उस पेशेंट को बोले कि आप रिफाम्पिसिन अगर ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले रहे हैं, या तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन का दूसरा मेथड यूज करें या फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की डोज को इंक्रीज करें। इसीलिए कभी भी रिफाम्पिसिन के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिफाम्पिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को फेल कर देती है। तो बेटा जी ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट से जो हमने किए हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ये मोस्टली पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हम अगली क्लास में करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स को आप देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कोई दिक्कत हो तो बताएं। थैंक यू।